एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ आज मौजूद हैं देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर एनबीटी ऑनलाइन में। आज हम फिर एक बार कोरोना की ही चर्चा करने वाले हैं। बताया जा रहा है, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी कोरोना का जो दूसरा लहर चल रहा है, हालांकि अभी दूसरा लहर अपने पूरे सवाब पर है और उससे लड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना का तीसरा लहर भी आएगा और वो तीसरा लहर जो होगा वो बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए तीसरे लहर में, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में जब सुनवाई हुई थी तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि तीसरे लहर के बारे में एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं और बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। डॉक्टर अंशुमान, हमारा सीधा सीधा सवाल है कि तीसरे लहर में बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है। जी। सबसे पहले दर्शकों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों इसका नाम लहर का नाम दिया गया। जिन्होंने समुद्र में देखा होगा, टाइड्स आते हैं जिसको लहर कहते हैं, तो एक लहर आती है, किनारे को टच करती है, शांत होकर जब लौट रही होती है तो आप देखते हैं दूर से दूसरी लहर चल पड़ी होती है और आ ही रही होती है। इसी तरह कोरोना का संक्रमण दर जिसमें बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है तो उसको कहते हैं लहर। लेकिन कभी भी समुद्र का पानी जैसे डिस्कनेक्ट नहीं होता, एक लहर डिस्कनेक्टेड है दूसरी लहर से, ऐसा नहीं होता है। और ये जब डाउन होने लगेगी उसी के बाद तीसरी लहर शुरू भी हो जाएगी और उसका जब पीक आएगा तो दोनों पीक में जरूर कुछ महीने का अंतर हो जाता है, बस इतना ही अंतर है। बेसिक क्या है फिलॉसफी? कोरोना एक वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसको जब भी न्यू पॉपुलेशन, नया शरीर मिलेगा तो ये इन्फेक्ट करेगा। नया शरीर कैसे मिल सकता है? इंसान को अगर वैक्सीन नहीं लगा हुआ हो या शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पुराने इन्फेक्शन से, जब जो इंसान एक बार कोरोना संक्रमित हो चुका और उसके शरीर के अंदर प्रतिरोधक एंटीबॉडी नहीं है, तो कोरोना के लिए न्यू बॉडी हो गया, तब ये अटैक करता है। सबसे पहली बार देखा गया कि बुजुर्ग, वृद्ध या कोई अति गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या डायबिटीज, हार्ट डिजीज के मरीजों में ज्यादा हुआ। अभी जो समय चल रहा है इसमें देखा गया यंग लोग ज्यादा हो रहे हैं, 20-25 से 40 साल वाले, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में बच्चों में होगा। इसको बहुत साइंटिफिक समझने की जरूरत है। कोरोना के स्पाइक प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ रहे हैं। एज2 रिसेप्टर पे अटैच होता है। एज2 रिसेप्टर डायबिटीज में, एल्डरली में ज्यादा होता है, इसलिए उनमें ज्यादा गंभीर होता था। लेकिन क्योंकि वैक्सीन प्रोग्राम चालू हुआ तो एल्डरली कुछ प्रोटेक्ट भी हुए, कुछ मान लिए कि अभी हमें बचाव करना है, बाहर नहीं निकलना है, जागरूकता हुई लोगों में, तो एल्डरली बचे। इस बार यंगस्टर्स मैक्सिमम बाहर निकल रहे थे। दूसरा, अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो लोगों के दिमाग से ये चला गया, परसेप्शन ऐसा हुआ कि शायद कोरोना खत्म हुआ और यंगस्टर्स काफी एक्टिवली पार्टी में जाने लगे, काम करने लगे, तो उनका संक्रमण हुआ। लेकिन कुछ मौतों को छोड़ के काफी डेथ, प्रिवेंटेबल डेथ थी जिसको हम रोक सकते थे अगर उनको सही समय पर उपचार मिलता या बेसिक ऑक्सीजन की सुविधा मिलती। आने वाले समय में बच्चों में क्यों कहा जा रहा है कि अब वैक्सीनेशन बच्चों में अभी ट्रायल इंडिया में नहीं ओपन हुआ है, जो कि कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए ने भी कंपनी को ट्रायल में ओपन कर दिया है, और जो वैक्सीन बाहर भी अप्रूव हो और भारतीय मूल के बच्चे बाहर भी रह रहे हैं, उनके माता पिता जो रह रहे हैं, उनमें लग जाए, सुरक्षित लगे, तो इंडिया में तुरंत अलाउ करके उसको बच्चों में लगवाना चाहिए। अब जब बच्चों में संक्रमण शुरू होगा, आमतौर पे बच्चों में वायरल का संक्रमण बहुत कम लक्षण देता है और चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। अगर अभी तक के मौजूदा स्ट्रेन से ही इन्फेक्शन हुआ, तब बच्चों को ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन आशंका के तहत, एहतियात के तहत हमें पहले से तैयारी रखनी है। तैयारी में क्या रखनी है? पहला, प्रिवेंशन, उस पर मैं बात करूंगा। दूसरा, अगर अफसोसवश कुछ बच्चे अति गंभीर होते हैं तो उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था रखनी है, और हो सके जितना जल्दी हो सके तो टीकाकरण बच्चों का भी ट्रायल करा के जल्दी शुरू कर दें। प्रिवेंशन में क्या करना है? बच्चों के लिए भी सेम प्रिवेंशन है, लेकिन बच्चे थोड़े उद्यमी होते हैं, इसलिए मास्क लगाना बच्चों के लिए उतना नहीं है। अभी बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह ना ले जाएं। मॉल और ये सारा कुछ लॉकडाउन में बंद है, अच्छी बात है।
बंदी रखना है। लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा इस फोकस करूंगा, आगे मैं करूंगा कि इन केस अगर बच्चे संक्रमित हों भी तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए बच्चे की क्षति ना हो, उस पर ज्यादा हमें ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आपने बताया कि जो ओल्ड एज हैं उनका वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। जो 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 यंग लोग हैं, मोर देन 45 या मोर देन 18, उनका भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, स्पीड अप किया जाएगा। या बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है। उसके बाद जब दूसरा लहर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है फिर आम जिंदगी शुरू हो जाएगी। उस स्थिति में जब लोग अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोरोना जो वायरस है वो उसको नई बॉडी मिलेगी और बच्चे इन्फेक्ट इसीलिए ज्यादा होंगे। तो अभी से हमें दूसरे लहर अगर शांत होता भी है तो इन द मीन वाइल अभी से क्या प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों को तीसरे लहर के चपेट में आने से बचाया जा सके, ये हम जानना चाहते हैं। जी, जैसा मैंने पहले बताया, बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी और इम्यून मॉड्यूलेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए देखा होगा कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन प्रोग्राम बचपन में लगा दिया जाता है। एक तो इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी उससे एंटीबॉडी बनाता है और दूसरा बचपन से ही बच्चा प्रोटेक्ट हो गया तो बच्चे में इम्यून मॉड्यूलेशन रहेगा। लेकिन कुछ खास बच्चे जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो, मतलब पैदाइशी कोई बीमारी हो, या अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में ब्लड कैंसर और इस तरह का कैंसर का इलाज चल रहा हो, इनको हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। लेकिन इनको छोड़ दीजिए, इनमें हाई रिस्क रहेगा तो जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे ही। मेरा कंसर्न है सामान्य आम बच्चे जो भारत में हैं। आज भारतीय जीवन शैली में हर घर का हिस्सा हो चुका है फास्ट फूड, जैसे पिज्जा, बर्गर, और इसके कारण चाहे अनचाहे में बच्चों में मोटापा बहुत कॉमन हो गया है। सीडीसी जो अमेरिका की एजेंसी है उसने भी आगाह किया है कि बच्चे में जिसमें मोटापा हो या अनफॉर्चुनेटली जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब 12 साल से कम उम्र के बच्चों में डायबिटीज की समस्या जिनमें है, उनमें ये बीमारी अति गंभीर हो सकती है। तो बच्चों के लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में अभी से भारतीय घरों में मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बदलाव चालू करें। उनको शुद्ध भारतीय भोजन की आदत डालें। फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर जैसी चीजों से दूर करें बच्चों को। मोटापा कम होगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जितना हो सके अगर योगासन करा सके, कुछ करा सके, अगर बच्चा मोटा है तो उसका वजन कम कराएं, बेहतर होगा। हरी सब्जियां, ताजे फल का सेवन करें। विटामिन सी किसी भी फॉर्म में, नींबू के फॉर्म में, आंवला के फॉर्म में, संतरा के फॉर्म में जूस निकाल के किसी फॉर्म में बच्चे को दें, जिससे उसकी इम्यूनिटी और फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इस छोटे छोटे घर के बदलाव से बच्चों में अगर संक्रमण हुआ भी तो बहुत छोटा मोटा कॉमन कोल्ड जैसा होके निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक आखिर में ये भी सवाल है कि क्या जो बच्चे फिर भी संक्रमित हो जाएं और ऐसी स्थिति बन पड़े कि उनको अस्पताल ले जाना पड़े, तो वैसी स्थिति में हमारे हमारे सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए? ये तो आपने घर की तैयारी बताई, सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए? क्योंकि तीसरे लहर में अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो जाहिर सी बात है, और जिनको ज्यादा सीवियर अगर केस हो गया तो उनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो क्या अस्पताल की ऐसी तैयारी है कि बच्चों का इलाज, कोरोना का इलाज हो सके? उनके माँ बाप कहाँ रहेंगे? क्योंकि बच्चे अगर अस्पताल में हैं और बच्चे छोटे हैं तो अपने माँ बाप के बिना वो कैसे अस्पताल में समय काटेंगे? इन चीजों के बारे में क्या प्रोटोकॉल की तैयारी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, देखिए, स्वास्थ्य प्रबंधन का हिस्सा होना चाहिए। जो स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालय होता है उसको पहले से रोड मैप तैयार करके और बहुत पारदर्शिता के साथ, जब तक आपके नागरिक में ट्रस्ट, विश्वास सरकार के बारे में पैदा नहीं होगा, तब तक लोगों में इसी की असुरक्षा की भावना और लोग पैनिक मोड में रहेंगे कि बच्चा बीमार हुआ तो आपके पास व्यवस्था क्या है। अगर अति गंभीर हालत हुई तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, इसकी व्यवस्था कितनी है।
आप जान के आश्चर्य करेंगे कि बच्चों में इंट्राकैथ इंजेक्शन लगाने के जो सुई लगाते हैं वो सभी लोग नहीं लगा पाते हैं, कि वो टेक्निकली डिफिकल्ट होता है। तो हमें इन सब छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था, मानव संसाधन की व्यवस्था, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज जो पीडियाट्रिक के लिए ट्रेंड हो, डॉक्टर्स, इसकी व्यवस्था या रोड मैप हमें आशंका के तहत पहले से सरकार को चाहिए तैयार करके रखना। भगवान करें, ईश्वर बचाएं कि भारत के बच्चों में ना के बराबर क्षति हो, अस्पताल ना जाना पड़े, आपकी तैयारी बेकार चली जाए, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन तैयारी फिर भी करके रखिए कि अगर जरूरत लगे तो उस समय वही स्थिति ना देखी जाए जो इस बार देखी गई है। अभी तो ये होता था, वयस्क या वृद्ध अस्पताल में भर्ती हैं तो उनके रिश्तेदार बाहर से मॉनिटर कर लेते थे, लेकिन जब बच्चा अस्पताल जाएगा तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, उनके पेरेंट्स कहाँ रहेंगे, गार्जियन कहाँ रहेंगे, उनकी क्या व्यवस्था है, इन सारी चीजों पे रोड मैप पहले से तैयार रहना चाहिए। अदरवाइज बहुत ही कैओस और पैनिक की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी के लिए मैं आगाह कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि जब खुद कोई बीमार हो या किसी की पत्नी बीमार हो तो वो एडल्ट होते हैं, वो एडमिट होते हैं और बाकी लोग बाहर होते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो इतना पैनिक में खुद चले जाएंगे कि पता नहीं क्या हो। तो जो आपने प्रोटोकॉल बताया उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और उस प्रोटोकॉल के तहत न सिर्फ सरकार बल्कि बच्चों को उसकी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग किया जाए, उसके लिए खान पान में बदलाव, फास्ट फूड को रोकना पड़ेगा, योगा की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। ये सब बातें आपने बताई, बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर अंशुमान आपने दर्शकों को दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।